हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोर बायोटेक। अपनी पुरानी वीडियोस में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने डीएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप्स के होते हैं और अलग अलग टाइप में उनमें क्या वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? DNA polymerase is an key enzyme used for DNA replication। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन के लिए जो की एंजाइम है, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, बट जो की एंजाइम है दैट इज DNA पॉलीमरेज। सो DNA पॉलीमरेज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट हैज़ अ हैंड लाइक स्ट्रक्चर। DNA पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? हैंड लाइक स्ट्रक्चर। It has hand-like structure like this, okay, which has one thumb domain, finger domain, and one palm domain. This palm domain is the major कैटालिटिक साइट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जो मेजर कैटालिटिक साइट है डीएनए रेप्लिकेशन की, वो क्या है? ये पाम डोमेन। जैसा हैंड होता है इसमें एक थंब डोमेन है, फिंगर्स है और पाम, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर इसी को रिजेंबल करता है डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैंड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हैज वन थंब डोमेन, फिंगर डोमेन एंड पाम डोमेन। एंड मेजर कैटालिटिक साइट प्रेजेंट इन दिस पाम डोमेन, जहां पे डीएनटीपीज इनकॉर्पोरेट होंगे एज पर द टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। जो नए डीएनटीपीज आगे ऐड होंगे वो हमारे पाम डोमेन में होंगे। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, हम थोड़ा सा बस इसको रिवीजन कर लेंगे। तो कैटालिटिक साइट के साथ साथ हमारी जो हमारी पाम डोमेन है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस साइट प्रेजेंट होती है। एक्सोन्यूक्लियस साइट, एंड दिस साइट इज meant for proofreading. Proofreading means if there any misincorporation occurs, template primer junction shifts to exonuclease site and incorrect bases are removed by a separate enzyme, and then again the primer template junction shifts to catalytic site. Okay, अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही हमारे डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज होंगे। तो जो हमारी ये डॉटर स्ट्रैंड जो हमारी सिंथेसाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो नया बेस आता है, नया जो डीएनटीपी आता है, वो कहाँ पे ऐड होता है? ओल्ड डीएनटीपी के 3' हाइड्रोक्सिल साइड पर नया डीएनटीपी आएगा, अपने 5' फॉस्फेट साइड से इसके 3' हाइड्रोक्सिल साइड के साथ बैंड होगा थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है पुरानी वीडियोस में, हम बस इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। So DNA polymerase has hand-like structure which has one thumb domain, finger domain and palm domain, and major catalytic site present in palm domain. Okay. Now, one term is used for DNA polymerase, that is DNA polymerase is highly processive enzyme. Highly processive enzyme. And what is processivity? What do you mean by this processivity? Processivity means how many nucleotides DNA polymerase can add per second. As many as nucleotides added per second, DNA polymerase is such type of processivity, right? एक टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा रहा है,
वही उसकी प्रोसेसिबिलिटी होती है। अगर कोई डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड करा रहा है और दूसरा एक डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास वो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड करा रहा है, सो 2000 न्यूक्लियोटाइड्स वाला जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो इसके कंपैरिजन में उसकी प्रोसेसिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ओके, सो व्हाट इज प्रोसेसिबिलिटी? एज मैनी एज न्यूक्लियोटाइड्स एडेड पर सेकंड by the DNA polymerase, that is called its processability. It's a property of DNA polymerase. Okay, तो ये टर्म इसके साथ यूज होता है processability। इसको फोल अगर आता है एग्जाम में तो पूछा जाता है what is processability। ओके, सो जो हमारा DNA polymerase है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड कराता है, 1000 nucleotides per second, right? DNA polymerase can add 1000 nucleotides per second, and that's why it is highly processive enzyme. Okay, so ये हमने अपने पहले वीडियो में इसको पढ़ लिया था, आज हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ DNA polymerase. Okay, basically there are two types of DNA polymerase, DNA pol 1, DNA prokaryotic DNA polymerase। अगर हम इसको एक वाइड कैटेगराइज करें, वाइडली इसको कैटेगराइज करें तो हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक DNA polymerase एंड यूकैरियोटिक DNA polymerase। प्रोकैरियोटिक DNA polymerase, शॉर्ट में हम DNA polymerase को POL पॉल DNA पॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक DNA polymerase। So today we will study about prokaryotic DNA polymerase first of all. And what is the difference between prokaryotic DNA polymerase and eukaryotic DNA polymerase? It's generally they are same, their activity also same, they both are involved in DNA replication, but they differ in their structural composition. You know, eukaryotic organisms are more complex than prokaryotic DNA or prokaryotic organisms, so their subunits actually what is enzymes, all enzymes are proteinaceous in nature. So in formation of eukaryotic DNA polymerase there are several protein subunits are come together to form one enzyme in comparison to prokaryotic DNA polymerase. This is only a difference। और थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके फंक्शन में आ जाती है डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज के कंपैरिजन में। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इन केस ऑफ रेप्लिकेशन, अदरवाइज जो मेजर फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है दैट इज सेम। ओके, तो अभी हम पहले प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कस करते हैं। अगर हम ई कोलाई की बात करें, इशर्शिया कोलाई दैट इज वन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, हम हमेशा इशर्शिया कोलाई को एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी हम यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस को ई कोलाई के रेफरेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इन ई कोलाई देयर आर एटलीस्ट 5 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम ई कोलाई की बात करें, इशर्शिया कोलाई इट इज अ माइट बैक्टीरिया। इशर्शिया कोलाई में 5 टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं जो कि मेजरली इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेप्लिकेशन की प्रोसेस में। डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉल 4, डीएनए पॉल 4 एंड 5, ठीक है। सो ये 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, डीएनए पॉल 3, डीएनए पॉल 4 एंड 5। अब यहाँ पे
ये अलग अलग टाइप के जो पॉलीमरेजेस हैं इनमें डिफरेंस क्या है? दे आर डिफर इन देयर सब यूनिट कंपोजिशन, जिन सब यूनिट्स के, जिन प्रोटीन सब यूनिट्स के बने हैं उन पे डिफर कर रही है, और फंक्शंस भी इनके अलग हैं, ठीक है। मेजरली जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं एप्लीकेशन में, वो सिर्फ दो ही डीएनए पॉलीमरेजेस का यहाँ पे मेन फंक्शन है। वन इज डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड अदर इज डीएनए पॉलीमरेज 3। ये दो डीएनए पॉलीमरेजेस ही हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं मेजर, ठीक है। सो मेजर अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें रेप्लिकेशन एंजाइम की, अगर हम बोले व्हाट इज रेप्लिकेशन एंजाइम, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके किसी एंट्रेंस एग्जाम में कि व्हाट इज रेप्लिकेशन एंजाइम, तो रेप्लिकेशन एंजाइम की अगर हम बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3 डीएनए पॉल 3 इज नोन एज रेप्लिकेशन एंजाइम। ओके, दिस एंजाइम इज बेसिकली इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। Major enzyme, major replication enzyme is DNA polymerase 3. Okay, and it is made up of different subunits, different protein subunits. We will discuss later. First of all, we will discuss about DNA polymerase 1. So this DNA polymerase 1 is also known as Kornberg enzyme. DNA polymerase 1 is also known as Kornberg. Who isolated it? First of all, Kornberg, उन्हीं के नाम से इसका नाम Kornberg एंजाइम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। Kornberg ने ही सबसे पहले इसको आइसोलेट किया और स्टडी किया इस कोलाइना से, तो उन्हीं के नाम से इसको Kornberg एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रब करती हूँ और आपको नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज को इलैबोरेट करेंगे, डीएनए पॉल 1। ओके, तो अगर हम डीएनए पॉलीमरेज 1 को देखें, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट्स। ये 2 सबयूनिट्स का बना होता है, इसकी 2 सबयूनिट्स होते हैं, वन लार्ज सबयूनिट एंड वन स्मॉल सबयूनिट। एक लार्ज सबयूनिट होती है इसकी और एक स्मॉल सबयूनिट। लार्ज सबयूनिट को हम क्लीन आउट फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट क्लीन आउट फ्रेगमेंट, इसे आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लीन आउट फ्रेगमेंट, सो यू हैव टू आंसर इट। लार्ज सबयूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 इज नोन एज क्लीन आउट फ्रेगमेंट, और इसकी एक्टिविटी पूछी जाती है, इसका फंक्शन पूछा जाता है कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। So large subunit is also known as clean out fragment. Whole DNA poly 1 is also known as Kornberg enzyme. Okay. So what is the difference between clean out fragment और large subunit and small subunit? तो हम अगर रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है एक डायरेक्शन में होती है, यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस, एक डायरेक्शन में होती है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस 5 प्राइम और 3 प्राइम का क्या मतलब है? अगर हम एक डीएनटीपी की बात करते हैं, ये हमारा कोई डीएनटीपी है, इसमें एक बेस लगा हुआ है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट, ठीक है। तो अब जो नया डीएनटीपी आएगा, वो कहाँ पे बाइंड होता है? फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम इसको बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन नंबर, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो जो हमारा फिफ्थ कार्बन है, इससे तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और जो हमारा थर्ड कार्बन है, यहाँ पे
जो हमारा ये थर्ड कार्बन है, ये इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा फ्री होना चाहिए, तभी यहाँ पे नया डीएनटीपी आके ऐड होगा। तो जो नया डीएनटीपी आएगा वो कैसे बाइंड होगा, यहाँ पे नया डीएनटीपी आया सपोज, तो इसका भी ये डीएनटीपी है, इसके और इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। मींस पहले वाले प्रीवियस डीएनटीपी का 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इनकमिंग डीएनटीपी का 5' फॉस्फेट ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए हमेशा हम इसको क्या बोलते हैं, 5' टू 3' डायरेक्शन। 5' यहाँ पे एक डीएनटीपी, इसका 3' से दूसरा डीएनटीपी ऐड होगा, फिर इसका 3' फ्री होगा, उसके साथ दूसरा डीएनटीपी ऐड होगा, फिर इसका 3' ऐड होगा, फ्री होगा, उसके साथ दूसरा डीएनटीपी। अभी लास्ट जो हमारा 3' पोजीशन पे डीएनटीपी होगा उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू डीएनटीपी। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको 5' टू 3' डायरेक्शन बोलते हैं। 5' फ्री, 3' फ्री फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू डीएनए। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ मुझे इनकी एक्टिविटीज को समझाने के लिए आपको ये समझाने की जरूरत थी। अब हम डीएनए पॉलीमरेज का जब मेजर फंक्शन बोले तो डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो मेजर फंक्शन है वो है प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल, अब वो प्राइमर को कैसे रिमूव करता है? प्राइमर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए स्टार्टिंग में एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम हिंदी में बोले तो एक आधार की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पे फिर नए डीएनटीपीज ऐड होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारा, डीएनए पॉल 3 है, वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर पाता है। डी नोवो सिंथेसिस मीन्स फ्रेशली वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बेसिस को ऐड नहीं कर पाता है। हम इसको रेप्लिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये जानिए डीएनए पॉल 1 का फंक्शन है रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्राइमर रिमूवल। अब हाउ इट विल रिमूव प्राइमर वो हम इनकी लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट के बेसिस पे जानेंगे। ठीक है, तो जो हमारी लार्ज सबयूनिट है जिसको हम क्लीन आउट फ्रेगमेंट भी बोल रहे हैं, इसके 2 मेजर फंक्शन है। वन इज 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज एक्टिविटी का मतलब क्या है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मींस इलॉन्गेशन ऑफ चेन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है ना, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स जो बनता है, वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जब छोटी छोटी सब यूनिट्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी सब यूनिट्स क्या है? डीएनटीपीज। तो जब वो डीएनटीपीज ऐड होती जाती हैं और उनको ऐड कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा है। पॉलीमरेज का मतलब ही पॉलीमराइजेशन करना है। ठीक है, तो लार्ज फ्रेगमेंट का फंक्शन है फर्स्ट 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी and second function is 3' to 5' exonuclease activity. Exonuclease activity. ठीक है, अब ये जो 3' to 5' exonuclease activity है, इसी को ही हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग मीन्स चेक करना। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? चेक करना, इंश्योर करना कि कोई मिस इनकॉर्पोरेशन तो नहीं है, कोई इनकरेक्ट बेस तो ऐड नहीं हुआ है, उसका करेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, तो 2 टाइप ऑफ एक्टिविटी मीन्स 5' टू 3' इनकॉर्पोरेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज इतना एफिशिएंट एंजाइम है, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू, उसी टाइम पे उसके साथ ही सब्सिक्वेंट एक्टिविटी है, ये 3' टू 5' चेक भी करता जाता है कि ये जो ऐड हुआ वो सही है। पीछे 3' टू 5' मतलब 3' डायरेक्शन से 5' डायरेक्शन की ओर चेक करना। एडिशन तो कैसे हो रहा है? 5' टू 3', और चेकिंग प्रूफ रीडिंग कैसे हो रही है?
ये सपोज एक लास्ट अभी उसने डीएनए पॉलीमरेज ने ऐड कराया 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी के साथ ही साथ वो चेक करेगा कि जो ये एडिशन हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज। और अगर ये गलत होगा, अगर ये इनकरेक्ट बेस होगा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, जो हमारा टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग, सपोज यहाँ टेम्पलेट में टी है, यहाँ पे ए आना चाहिए, ए ना आके अगर सपोज यहाँ पे जी आ गया न्यूक्लियोटाइड, तो क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। अगर ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ सडन चेंज एंड सडन चेंज इज नोन एज म्यूटेशन, राइट। तो ये हमारा म्यूटेशन हो जाएगा और ये म्यूटेशन हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। All mutations are not harmful because evolution is also a product of mutation, but mainly mutations are responsible for tumor formation. It's a kind of change, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक किया, गलत था, डिलीट कर दिया, कट कर दिया। न्यूक्लियस का मतलब है, न्यूक्लियसिस एक्टिविटी जो है वो है कटिंग एक्टिविटी। न्यूक्लियसिस एंजाइम जो हमारे हैं वो एंजाइम्स सीजर की तरह एक्ट करते हैं, कट करने का उनका काम है, न्यूक्लियोटाइड्स को कट करना, न्यूक्लिक एसिड में कट लगाना, ठीक है। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो एक्सटर्नल साइड्स पे कट लगाएंगे, एंडोन्यूक्लियस जो अंदर कहीं पे भी कट लगाएंगे, ठीक है। हमको अभी सिर्फ एक्सोन्यूक्लियस पढ़ना है। समझ में आ गया एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है। एक्सोन्यूक्लियस साइड जो हमने अपनी पढ़ी थी, यहाँ पे हम ये कहते इसमें, यहाँ पे जो हमारी एक्सोन्यूक्लियस साइड थी, हमारा पूरा ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, इन करेक्शन को रिमूव करेगा और फिर वापस चला जाएगा कैटालिटिक साइड, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड। It is the function of large subunit of DNA polymerase 1, ठीक है। क्लीन आउट फ्रैगमेंट में 2 फंक्शन है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी की, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर न्यूक्लियोटाइड्स को एडिशन कराना। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी साथ ही साथ ये चेक करना कि गलत तो नहीं इनकॉर्पोरेशन हुआ है। अगर गलत होगा तो पूरा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन शिफ्ट होगा एक्सोन्यूक्लियस साइड पे और उसका करेक्शन करेगा, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल सब यूनिट है इसका फंक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये इसको इसी के ऐसे ही लिखा जाता है, इसको लिखने का यही इसका पैटर्न है, 5 प्राइम टू ऐसे एरो बना के 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब हो गया, अभी तो हमने ये वाली एक्टिविटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम से जहाँ से एडिशन हुआ था वहां से पीछे की ओर आना चेक करना। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है, जो हमारा ये है 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। यहाँ से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये किसी अपनी इस एक्टिविटी के थ्रू ही ये प्राइमर्स को रिमूव करता है। किसी भी डीएनए में रेप्लिकेशन से पहले जो हमारा डॉटर स्ट्रैंड है, उस डॉटर स्ट्रैंड में ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री की सिंथेसिस होगी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 5 प्राइम है तो यहाँ पे 3 प्राइम, वहाँ पे 3 प्राइम है तो वहाँ पे 5 प्राइम। बेसिस जो यहाँ पे ए है तो वहाँ T होगा, वहाँ G है तो यहाँ C होगा। 4 ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग एडिनोसिन 1 और 1 ATGC बेस पेयरिंग होती है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमारा मेजर एप्लीकेशन जो एंजाइम है वो इनिशियली खुद इनिशिएट नहीं कर पाता है। ये जो टेम्पलेट है उसके बेसिस पे वो खुद स्ट्रैंड की सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर पाता, उसको कुछ हेल्पिंग सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। उन हेल्पिंग सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं प्राइमर, ठीक है। यही हेल्पिंग सीक्वेंसेस जो है प्राइमर। अब ये प्राइमर सीक्वेंस होते क्या है, आरएनए सीक्वेंस होते हैं, इनको आरएनए प्राइमर भी कहते हैं।
ठीक है। तो इनको रिमूव करने के लिए इसीलिए जरूरत होती है बिकॉज दे आर आरएनए सीक्वेंसेस। अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको प्राइमर सीक्वेंसेस को रिमूव करना होता है। और ये रिमूव किस एक्टिविटी के थ्रू हो रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन्वॉल्व फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइमर बाय इट्स स्मॉल सबयूनिट because the small subunit have 5' to 3' exonuclease activity। ये यहाँ से मूव करेगा और जहां तक उसको आरएनए सीक्वेंस मिलेंगे उनको यहाँ से कट कर देगा। ठीक है, आरएनए सीक्वेंसेस यहाँ से कट हो जाएंगे। फिर अब ये अपनी इस एक्टिविटी के थ्रू, लार्ज सबयूनिट के थ्रू इस गैप को फिल करने का काम करता है। ठीक है, हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानिए कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज एन एंजाइम involved in DNA replication and its function is the removal of RNA primer. And what are RNA primer? Primers are initial sequences which are used by DNA polymerase 3 as a platform or as a initiated sequences. Okay, this DNA polymerase 1 has 2 subunits, one large subunit and one small subunit. Large subunit is also known as Kinau fragment. It is very important to note। ठीक है, what is Kinau fragment पूछा जाता है, और या what are the activities of Kinau fragment? So Kinau fragment has 2 types of activities. Number 1, 5' to 3' polymerase activity, and second one is 3' to 5' exonuclease activity। ठीक है, and small subunit has one function that is 5' to 3' exonuclease activity, and by this activity it is able to remove primer sequences। ठीक है, तो ये तो हमारा था डीएनए पॉलीमरेज 1। अब हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3। जो हमारे मेजर एंजाइम्स है वो है हमने पढ़ा कि इकोलाई में 5 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने बताया मेजर जो एंजाइम है इन्वॉल्व हो रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है अल्टरनेटिव रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होता है। अगर डीएनए पॉल 1 कहीं पे डेफिशिएंट है या कुछ भी उसमें एरर है तो उस केस में डीएनए पॉलीमरेज 2 फंक्शन करता है फॉर रिपेयर मैकेनिज्म, बट मेजरली डीएनए पॉलीमरेज 1 इज ओनली इन्वॉल्व इन प्राइमर रिमूवल और रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, और पॉल 4 डीएनए पॉल 4 एंड डीएनए पॉल 5 आर आल्सो नोन एज गामा फैमिली एंजाइम। गामा फैमिली एंजाइम इनका ऐसा कोई फंक्शन नोन नहीं है अभी तक रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, बस इनको गामा फैमिली एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। तो आप भी इस चीज़ को नोट कर लीजिए, कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है आपके जो भी एंट्रेंसेस होते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया विच एंजाइम इज बिलोंग्स टू गामा फैमिली दे दिया, और उसमें आपको डीएनए पॉल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पहचानना होगा, और आपको करेक्ट ऑप्शन पता है डीएनए पॉल 4 एंड पॉल 5। डीएनए पॉल 4 एंड डीएनए पॉल 5। ठीक है, डीएनए पॉल 4 एंड डीएनए पॉल 5 बोथ आर नोन एज गामा फैमिली एंजाइम। गामा फैमिली एंजाइम, इसके बारे में बस इतना ही जानना काफी है। ठीक है, और ऐसा जिसका फंक्शन नोट नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि डीएनए पॉल 4 एंड पॉल 5 इज गामा फैमिली एंजाइम। कभी पूछ लिया जा सकता है, वैसे इनका कोई फंक्शन नहीं है। ओके, डीएनए पॉल 2 एंड पॉल 3, पॉल 2 मैंने बोल दिया अल्टरनेटिव रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हमारे पास बस। ठीक है, और मेजरली जो यूज हो रहे हैं दैट इज डीएनए पॉल 1 एंड डीएनए पॉल 3। डीएनए पॉल 1 हमने बता दिया रिमूवल, प्राइमर रिमूवल में यूज होगा, एंड डीएनए पॉल 3 इज द मेजर रेप्लिकेशन रीजन।
ठीक है। DNA polymerase is the major replication enzyme. It is the major replication enzyme. Replication में जो इन्वॉल्व है एंजाइम वो है DNA polymerase। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सारी सब यूनिट्स का ही बना है। मेजर कैटालिटिक साइट जो है, मेजर कैटालिटिक साइट मींस जो पाम डोमेन है, जो इसकी पाम डोमेन है वो बनी है 3 सब यूनिट्स। वो सब यूनिट्स है अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा। अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा सब यूनिट्स फॉर्म कैटालिटिक साइट। ठीक है, जो कैटालिटिक साइट है वो इसकी बनी हुई है अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा। अब ये अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा क्या है? ये कुछ प्रोटीन सब यूनिट्स हैं जिनको ये नाम दे दिए गए हैं अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। ठीक है, अब जो हमारा हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका पाम डोमेन हैंड लाइक स्ट्रक्चर, उस हैंड लाइक स्ट्रक्चर के आप ये मान लीजिए कि डीएनए क्या है हमारा? डीएनए के अगर हम टेम्पलेट की बात करें, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे एक स्ट्रैंड के फॉर्म में हम डीएनए की स्टडी करते हैं। तो जो ये डीएनए पॉलीमरेज है वो एक रिंग के फॉर्म में इसमें ऐसे अटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे रिंग के फॉर्म में, जैसे रिंग होती है, रिंग में फिंगर जाती है ऐसे। ठीक है, अब जो उसको जो स्ट्रक्चर उसको डीएनए स्ट्रैंड के अराउंड बाइंड करने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं बीटा क्लैम्प। बीटा क्लैम्प, जिसके थ्रू जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, आप ये मान लीजिए जैसे ये हमारा हैंड है, ये पूरा डीएनए पॉलीमरेज है थर्ड, और इसके नीचे एक रिंग लगी है, उस रिंग के थ्रू वो उसमें फिट हो जाएगा डीएनए ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा क्लैम्प जो है वो 2 सब यूनिट्स का बना है, उनको हम बीटा सब यूनिट्स कहते हैं। ये बीटा क्लैम्प इज मेड अप ऑफ डाइमर और बीटा सब यूनिट्स। डाइमर ऑफ बीटा मतलब 2 बीटा सब यूनिट्स का बना हुआ होता है ये, और ठीक है, डाइमर ऑफ बीटा सब यूनिट्स, बीटा क्लैम्प। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम पहले इसको जान लेते हैं। बीटा क्लैम्प, इट्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू फिट द डीएनए पॉलीमरेज इन टेम्पलेट onto the टेम्पलेट। ठीक है, अब इस बीटा क्लैम्प को भी उसमें फिट करने के लिए कुछ और प्रोटीन्स यूज होती हैं जिनको बोलते हैं क्लैम्प लोडर। ठीक है, क्लैम्प लोडर उनको हम बोलते हैं, और क्लैम्प लोडर और गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लैम्प लोडर, ये जो क्लैम्प बना, इस क्लैम्प को उसमें लोड करने के लिए ये प्रोटीन्स का पूरा एक ग्रुप है, एक कॉम्प्लेक्स है, वो यूज होता है, उसको हम क्लैम्प लोडर या गामा कॉम्प्लेक्स, गामा कॉम्प्लेक्स भी इसको गामा कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी सब यूनिट्स का एक कॉम्प्लेक्स है, और वो सब यूनिट्स हैं गामा, डेल्टा, काई, साई, डेल्टा 3। ठीक है, ये 5 सब यूनिट्स हैं, गामा, डेल्टा, काई, साई, डेल्टा 3। इन 5 सब यूनिट्स का बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है जो क्लैम्प लोडर को फॉर्म करता है, और ये क्लैम्प लोडर फिर इस क्लैम्प को उसमें फिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत ही अगर समझा जाए तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमारे अंदर प्रेजेंट है। ये डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए पॉलीमरेज वो सब कहाँ हो रहा है? लिविंग फॉर्म्स में ही तो हो रहा है, लिविंग बीइंग्स के अंदर ही तो हो रहा है। तो ये एंजाइम्स हमारी ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है इतनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, और इतने एफिशिएंट, इतने एक्यूरेसी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप ये जानिए कि कुछ भी अगर गलत इनकॉर्पोरेशन हो रहा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज उसको उसी समय चेक करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेप्लिकेशन एंजाइम के सब यूनिट्स जिनका ये बना हुआ है। ठीक है, अल्फा, एप्सिलॉन, बीटा फॉर्म कैटालिटिक साइट, बीटा क्लैम्प इज मेड अप ऑफ डाइमर ऑफ बीटा सब यूनिट व्हिच इज यूज्ड टू लोड द
onto the template, and this loading is also facilitated by clamp loader और गामा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, उस गामा कॉम्प्लेक्स में ये प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा इसमें दो टाउ सब यूनिट्स होती हैं, दो होती है इसमें टाउ सब यूनिट्स, टाउ साइनस का टाउ सब यूनिट्स, टू टाउ सब यूनिट्स। These tau subunits are also involved in the process of replication, or they tau subunits are act as linker between two DNA polymerases। टू DNA polymerases क्या होंगे? देखिए, जब रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि ये सब यूनिट्स हैं। टाउ सब यूनिट्स को आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, एक्ट एज लिंकर मॉलिक्यूल, लिंकर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ मेजर रेप्लिकेशन एंजाइम which is made up of different subunits. Number 1, alpha, epsilon, theta subunits form catalytic site which is present in palm protein. Okay, and beta clamp, which is made up of dimer of beta subunits, helps in the loading of this hand-like structure onto the template, and this loading of beta clamp is also facilitated by some other proteins known as clamp loader or gamma complex proteins. Okay, and two tau subunits also present here, which are act as linker molecule to link two DNA polymerases, one involved in leading strand synthesis and other involved in lagging strand synthesis. So what is leading strand synthesis, what is lagging strand synthesis, we will learn it in our next video lecture. Okay, so अगर आप लोगों को ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल लगे, हेल्पफुल लगे अपने लिए, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।